बाबा हम कहाँ जा रहे? अजहद ने जवार से पूछा जो ड्राइविंग कर रहा था। बेटा हम शहर जा रहे, अब आपको इस हॉस्टल नहीं रहना पड़ेगा, वो उसको प्यार करके बोला। मगर बाबा जान, जरलाले, फुप्पू, दादी और अब्बी जान नहीं आएंगे क्या? वो अफसरदगी से बोला। नहीं, हम मिलने जाया करेंगे हर वीकेंड उनसे, वो नज़रें चुरा कर बोला। अजहद अब आप सो जाओ वरना थक जाओगे, उसके मुसलसल सवालों से घबरा कर जरशाले ने उससे कहा। उसने सर हिला दिया और पिछली बड़ी सीट पर सो गया। क्या हमने ये ठीक किया है जवार? जरशाले ने सामने देखते हुए कहा। जरशा, तुम क्यों ऐसी बातें सोचती रहती हो? जो भी किया है ठीक किया है हमने, अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो तुनक कर बोला। जरशाले खामोश हो गई। बैग अना के फ्लैट में रखने के बाद वो लोग अब अरबाब की तरफ थे, जहां हाशिम पहले से ही मौजूद था। इत्तेफाक से आज हाशिम ने भी पिंक शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वाइट जॉगर्स पहने वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। अना ने एक निगाह उस पर डाली और रबाब से मुसाफा किया। कैसी हो रबाब? वो धीरे से मुस्कुरा कर गोया हुई। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो जवाबन मुस्कुरा कर बोली। मैं भी ठीक ठाक, उसने जवाब दिया। अरे, मैं कैथी को तो तारुफ करवाना ही भूल गई। ये मेरी फ्रेंड है कैथी, आज ही लंदन से आई है। उसने कैथी का तारुफ रबाब से करवाया। रबाब ने उससे हाथ मिलाया और हाशिम की तरफ मुतवज्जा हुई। हाशिम चले? वो इस वक्त हाशिम पर सिर्फ और सिर्फ अपना हक समझ रही थी। चलो, वो इतना कहकर बाहर चला गया। ये कितना हैंडसम है ना, अब मैं समझी क्यों तुम उसके पीछे इतनी मर रही थी। उसने शरारत से अना के कान में सरगोशी की। अना ने एक घुरी से उसको नवाजा और बाहर की तरफ बढ़ गई। केती ने रबाब को देखा, जो कदरे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी अना की मौजूदगी से। बाहर आकर रबाब फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। केती ने पीछे से अना को धक्का दिया। इससे पहले कि अना नीचे गिरती, हाशिम ने फौरन आगे बढ़कर अना को थाम लिया। कुछ पल को तो दोनों एक दूसरे को मिसमराइज से देखते रहे। अना के कुछ बाल चेहरे पर आ गए थे। हाशिम के ने बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे से इन बालों को हटाया। जी चाहा उसके फूले फूले गालों पर एक मोहब्बत भरा लम्स छोड़ दें, मगर तभी रबाब ने दोनों को बुलाया। कहाँ सो गए आप लोग? रबाब ने कदरे चिढ़ कर पूछा। वो कुछ नहीं, हाशिम ने शर्मिंदगी से बालों में हाथ फेरा। रुबाब को देखा। अना ने मुड़ कर घूर कर केथी को देखा, जो हंस रही थी। केथी भागी हुई उसके पास गई और जोर से आगे की सीट पर धकेला, मगर अना पीछे ही बैठ गई। रबाब ने कड़ी नज़रों से केथी को देखा और फ्रंट सीट पर विराजमान हो गई। केथी हंसी रोकती अना के साथ ही बैठ गई। हाशिम ने एक नज़र अना को देखा, हर तरफ से बेगाना फ़ोन पर लगी हुई थी। वो मुस्कुरा दिया और अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। नाश्ते की मेज़ पर इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। यहाँ और कोई नहीं रहता क्या? मंतशा ने इधर उधर देखते हुए अफगन से पूछा। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया और चाय का घूंट भरा। मंतशा खामोश हो गई। मैं आज हवेली जा रहा हूँ, मेडिसिन ले लेना वक्त पर, उसने संजीदगी से बताया। मगर मुझे अकेले डर लगेगा। आप चले जाते हैं तो खुद बुआ भी अनेक्सी चले जाती है, वो कदरे परेशानी से मनमनाई। शेर अफगन ने एक नज़र उसको देखा। आदत डाल लो, कभी कभी मैं रात रात भर थाने में मसरूफ़ रहता हूँ, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मैं अब की बात कर रही हूँ, वो तनक कर बोली। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसने चाय का घूंट पीते हुए बताया। मंतशा खामोश हो गई और जूस का सीप लेने लगी। इससे बात करना फिजूल था। मेहरबाजी को बुलवा लो, उसने मशवरा दिया। नहीं, उसने बात का किसी को नहीं मालूम कि आपको और मेरा निकाह हुआ है। आपने मुझे तलाक दे ही देनी है, फिर क्यों बताया जाए? उसने फ़ौरन मना किया। मर्ज़ी है तुम्हारी, उसने कंधे उचकाए। सुने अफगन, उसने धीरे से कहा। इसने मंतशा को देखा। बोलो, वो उसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोला। क्या मैं आपके साथ हवेली नहीं चल सकती? उसने एक आइब्रो उठाकर पूछा। नहीं, उसने इनकार किया। क्यों? उसने आइब्रो उठाकर फिर पूछा। मैं मंगनीशुदा हूँ, हमारे यहाँ जिससे कमिटमेंट हो उसी से शादी भी की जाती है। वो तो मेरी किस्मत ख़राब थी जो तुमसे इमरजेंसी निकाह करना पड़ा। वो एकदम तल्ख हो गया था। उसकी बात पर मंतशा पर घड़ों पानी आ पड़ा।
मेरी वजह से आपको इतनी टेंशन बर्दाश्त करनी पड़ रही है। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोली। शेर अफगन खामोश रहा और खड़ा हो गया। दवाई वक्त पर ले लेना, मैं जा रहा हूँ तैयार होने, फिर हवेली निकलना है। रात पता नहीं किस वक्त आऊँ। वो उसे दोबारा ताकीद करके अंदर कमरे में चला गया। मंतशा ने घूर कर उसको देखा और खुद भी उठ गई। काफ़ी देर की ड्राइविंग के बाद वो लोग पटियाला पहुँचे। वही केबल कार में बैठने वालों का रश था। वो दो जोड़े बैठे हुए थे। रबाब और मैं बैठ जाते, हाशिम और आप और अन्ना बैठ जाए। रबाब के कहने से पहले ही केती ने कह दिया, मैं और अन्ना। उसने हैरानी से पूछा, हाँ तो इसमें हैरानी की क्या बात है, आप लोगों को ही बैठना चाहिए, वो मुस्कुरा कर बोली। अन्ना उसको घूरे जा रही थी मगर केती को कोई असर नहीं हो रहा था। ओके, उसने सर हिलाया और टिकट्स लेने चला गया। कुछ देर के बाद 4 टिकट्स के हुमरा आ गया। रुबाब और केती की तरफ टिकट बढ़ा दी। रुबाब ने घूर कर उसको देखा और केबल कार की तरफ देखने लगी। हाशिम ने अन्ना की तरफ टिकट बढ़ाई, जिसे अन्ना ने मुस्कुराहट के साथ ले लिया। कार में बैठते हुए हाशिम ने अन्ना का नाजुक सा हाथ थामा और ऊपर उसे चढ़ाया, फिर खुद अपने सीट पर बैठ गया। रुबाब और केती उनके पीछे वाली सीट पर थी। ठीक हो ना तुम, हाशिम ने अन्ना से पूछा, वो जो दूसरी तरफ देख रही थी। अब ख्याल आया पूछने का। वो शिकवा कुना लहजे में बोली, तुम हक कहाँ देती हो तुम्हारा ख्याल रखने का मुझे। मेरा बस चले तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनकर घूमूं। काफ़ी दिनों बाद उससे इस तरह बात कर रहा था। अन्ना ने हंसकर उसको देखा, तो बन जाओ। वो शरारत से बोली, नहीं तुम्हारा कोई यकीन नहीं, कब हाथ कर जाओ। वो भी हंसकर बोला और उसके चेहरे को अपनाइए से तकने लगा। तभी केबल कार चलने लगी। बेहद तेज़ी से चल रही थी। अन्ना का दिल बेहद धड़कने लगा। पहली बार केबल कार में बैठी थी, डर तो लगना था। उसने मजबूती से हाशिम का हाथ पकड़ लिया और उसके करीब हो गई। हाशिम खुलकर मुस्कुरा दिया और उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर अपने होने का एहसास दिलाया। अन्ना को एक अलग प्रोटेक्शन का एहसास होने लगा। उसने इर्द गिर्द देखा तो हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। बेहद खूबसूरत जगह थी पटियाला। कुदरत का माहौल, शाहकार, अनमोल शाहकार। पाकिस्तान तो खुद कुदरती चीज़ों से भरा हुआ था, फिर पता नहीं क्यों लोग बाहर जाते थे। उसने नीचे देखा, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। उसको आज पहली बार यहाँ का कुदरती मंजर देखने का मौका मिला था। हर तरफ सब्ज़ सफाई का ख़ास ख्याल था। उसने हाशिम को देखा। उसकी संगत में जगह उसे मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। तभी झटके से केबल कार रुकी तो दोनों बाहर निकल आए, साथ ही रुबाब और केती भी। हाशिम के हाथ में अब भी अन्ना का हाथ था। रुबाब ने अन्ना को घूरा। वैसे तो 1 मिनट नहीं लगा था इसे छोड़ने में, और अब फिर से इससे चिपक चुकी है। पता नहीं किस कदर कैरेक्टर लूज लड़की है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। काश ना बुलाती मैं इसे, वो अफसरदगी से सोचने लगी। अन्ना ने धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ निकाल लिया। रुबाब को मुस्कुरा कर देखा। चलो करीब ही एक होटल है, वहाँ चलते। हाशिम ने सबको देख कर कहा, ये अच्छा आइडिया है, मुझे भी पाकिस्तान देखने का मौका मिलेगा। केती मुस्कुरा कर गोया हुई, हाँ क्यों नहीं, वो मुस्कुरा दिया। रुबाब आप मुझे बताए पाकिस्तान के बारे में। आगे बढ़ती रुबाब का हाथ पकड़कर केती मुस्कुरा कर बोली, क्यों, आपकी दोस्त ने आपको नहीं बताया। वो चिढ़ कर बोली, नहीं ना, तभी आपसे पूछ रही हूँ, खैर आप बताए ना। वो हंस कर बोली। अन्ना और हाशिम साथ साथ चल रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था ये ट्रिप मेरे लिए इतना खुशकिस्मत होगा। हाशिम मुस्कुरा कर बोला। अन्ना ने मुस्कुराते हुए उसको देखा। वो दोनों यूं ही घने दरख्तों तले चले जा रहे थे। बादल आसमान पर तैर रहे थे। यूं लग रहा था किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, मगर वो दोनों हर चीज़ से बेनियाज चले जा रहे थे। शायद एक दूसरे की संगत में वो जान नहीं पाए थे वो काफ़ी दूर निकल आए हैं। होश में वो तब आए जब सामने ही घने जंगलात नज़र आए और काफ़ी आगे निकल आए हैं हम। वो हंसकर बोला, निकलने की करो, अंधेरा होने वाला है। हाशिम इर्द गिर्द देखते हुए अन्ना ने परेशानी से कहा, पीछे ही केती और रुबाब भी थी, उन दोनों को भी पता नहीं चला था। फिक्र नहीं करो, वो उसको हौसला देकर वापसी के लिए मुड़ गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। वो तेज तेज चलते बाहर की तरफ बढ़े थे। हर तरफ हो का आलम था, कोई भी इर्द गिर्द नहीं था। मोबाइल की टॉर्च ऑन किए वो सब आगे बढ़ रहे थे। रुबाब और केती आगे आगे थे, जबकि अन्ना और हाशिम पीछे पीछे। तभी अन्ना के कान में हाशिम ने कोई सरगोशी की, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दी। इन दोनों ने अन्ना और हाशिम को मुड़कर देखा। खैर से, ये कोई हंसने का वक्त है। रुबाब बुरी तरह चिढ़ गई। नहीं तो क्या अब
रोना शुरू करे? हाशिम हंस कर बोला। रुबाब ने उसको घूर कर देखा, जिस पर उसने हंसते हुए कानों को हाथ लगा लिए, जिस पर वो सब भी हंस दिए। तभी हाशिम ने अना को आंख मारी और बगैर आवाज किए दरख्तों में रबाब और छुप गया। केती बातें करती जा रही थी, लिहाजा उन्हें पता ही नहीं चला। एकदम किसी के खुश्क पत्तों पर चलने की आवाज़ सुनकर दोनों घबरा गई। हाय अल्लाह, कहती मुझे लग रहा है यहाँ कोई जंगली जानवर है, भागो वरना हम उसका खाना बन जाएगा। रुबा बुरी तरह घबरा कर बोली। केती खुद परेशान हो गई। उसने मुड़कर अना को देखना चाहा, मगर एकदम एक तरफ से हाशिम ने तेज़ आवाज़ निकालकर उन दोनों को डरा दिया। ओ अल्लाह! वो दोनों एक दूसरे के चेहरे पर हाथ रखे बुरी तरह सहम गई थी। तभी अना हाशिम के कहे पर वो दोनों होश में आई। हाशिम! रुबा बुरी तरह चीखी और उसके पीछे भागी, जो आगे आगे भाग रहा था। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं, इसके गाल से पकड़कर वो गुस्से से बोली। हाशिम बुरी तरह हंस रहा था। तभी केती अना भी आ गए। कुछ देर तो रुबाब उसका चेहरा देखती रही, फिर खुद भी हंस दी। चारों एक दूसरे से अलग लग कर बेतहाशा हंस दिए। सब ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। अब चलो, इससे पहले वाकई कोई जंगली जानवर आ जाए, उसने मुस्कुरा कर कहा और आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर चलकर उन्हें रोशनी नज़र आ गई। शायद वो शहर की तरफ आ गए थे। जीप में भी मैंने वहीं करीब ही पार्क की थी, तब चलो वहीं चले, फिर किसी होटल में रूम बुक कर लेंगे। कल नथिया गली की सैर करेंगे। उसने प्लान तरतीब दे लिया। अना और रबाब ने सर हिला दिया। कुछ देर के सफ़र के बाद वो वहीं पहुंच गए थे जहां से चले थे। हाशिम ने जीप के पास से उन सबको हाथ हिलाकर अपने पास बुलाया और लॉक खोलकर अंदर बैठ गया। अना फ्रंट सीट पर बैठ गई, जबकि रबाब और केती पीछे बैठ गई। रबाब, तुम कहाँ रहती हो? केती ने उससे पूछा, जो सर झुकाए कुछ सोच रही थी। उसने चौंक कर रबाब को चेहरा देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। आर यू ऑलराइट ना रबाब? केती एकदम उस पर तरस आने लगा। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं कराची में रहती हूँ, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। अना और हाशिम केस के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे। अच्छा अना, आपने इसका टेस्ट करवाया? हाशिम ने अना से पूछा, जब बाहर देख रही थी। बाहर का मौसम खुशगवार था। हल्की हल्की बारिश की जगह तेज़ बारिश ले ली थी। नहीं हाशिम, मेरी तो आजकल उससे मुलाकात ही नहीं हो रही। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो क्यों? वो अगली समात पर आपको चाहिए आप वो टेस्ट जज तक पहुँचाए। उसने गैर बदलते हुए से समझाया। जी हाशिम, मैं वही सोच रही थी। अब कल वापस जा रही हूँ तो जाकर बात करती हूँ उससे बाकायदगी से। वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है, यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर ली है, पुलिस की सरकारी गाड़ी में भी जाती है। वो शेर अफगन ने लगवाई है। उसे बात बताई। उसने सर हिला दिया। एक शानदार होटल के सामने गाड़ी रुकी तो वो सब बाहर निकल आया। हाशिम ने डिग्गी से 2 छतरियाँ निकाले, एक केती और रुबाब को दी, दूसरी अना को और खुद ले ली। वो लोग बारिश से बचते बचाते अंदर दाखिल हुए। 4 रूम्स? उसने तीनों की तरफ सवालिया नज़रों से देखकर पूछा। हम तीनों के एक रूम में रह लेंगे हाशिम ब्रो, और आप अपने लिए अलग ले लीजिए, केती ने फ़ौरन कहा। आर यू श्योर आप लोग इकट्ठे रह लेंगी? उसने पूछना चाहा। नहीं तो क्या हमें कोई बीमारी है जो अलग अलग रहेंगी? केती बुरा ही मान गई। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो हंसकर बोला। केती ने उसे घूरा और खामोश हो गई। रूम्स की चाबियां लेकर वो ऊपर फ्लोर की तरफ बढ़ गए। आमने सामने ही कमरा था उनका। वो अपनी चाबी लेकर अपने रूम में चला गया, जबकि वो तीनों अपने रूम में। आज तो बहुत मज़ा आया। यू नो, मैं तो पाकिस्तान को देखकर हैरान रह गई, कहती मुस्कुरा कर बोली। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, अभी तुमने देखा ही कहाँ है? रुबाब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, वो मुस्कुरा कर बोली। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, रुबाब ने मुस्कुरा कर कहा। अना अपने बिस्तर पर लेट गई थी, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज की रिंग टोन आई। उसने मुस्कुरा कर मैसेज देखा। थैंक यू सो मच अना, दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अना ने मुस्कुरा कर मोबाइल बंद किया और पुश्त करके सो गई। रुबाब, तुम कुछ उदास हो? केती ने बाला आखिर उससे पूछ ही लिया। शायद, कहती में उदासी गालिब आ रही है। नींद आंखों से कोसों दूर है। वो थक कर बोली और दीवार से टेक लगा ली। मगर कोई बात भी तो हो। मोहब्बत जो है वो रुलाएंगी नहीं तो खाक मोहब्बत हुई। वो हंसते हुए बोली। केती एक पल में ही सारी बात समझ गई।
देखो रुबाब, किसी का दिल जब पहले ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो उस पर कब्जा नहीं जमाया जाता। मोहब्बत एक ही बार होती है, बार बार नहीं। जिस तरह तुम किसी के घर पर अपना घर नहीं बना सकती, बिल्कुल उसी तरह तुम किसी की मोहब्बत पर अपनी मोहब्बत नहीं वार सकती। केती ने बेहद नरमी से उसको समझाया। उसकी बात पर रुबाब ने चौंक कर उसको देखा। केती, मैं जानती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ वो दोनों एक हो जाए, मगर पता नहीं दिल में हसद जागता है। मैं नहीं चाहती ऐसा, मगर फिर भी ऐसा हो जाता। तुम सही कहती हो, किसी के दिल पर हुक्मरानी नहीं की जा सकती जब तक उसके दिल पर किसी और की हुक्मरानी हो। वो जल्द ही इसकी बात समझ गई थी। केती ने सर हिलाया। मुझे अन्ना ने बताया था तुम्हारे बारे में, मगर अब जब तक तुम दोनों के दरमियान बनने वाले रिश्ते बनने से पहले ही ख़त्म हो गया, तो मोहब्बत का फ़ायदा मोहब्बत उसी से करो जो तुम्हारा हो और सिर्फ तुम्हारा। वो प्यार से बोली। रबाब ने सर हिला दिया और वहीं लेट गई। ओके केती, गुड नाइट, फिर सुबह नथिया गली जाना है। वो मुस्कुराकर केती सोने के लिए लेट गई। केती ने भी सुख का सांस भरा और लेट गई। मंतशा को याद आया आज उसके पास कपड़े नहीं। शेर अफगन भी चला गया, वरना वो उसी से कह देती। वो टैक्सी में चली आई जहाँ शाजिया कपड़े सी रही थी। उसको देखकर वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। बीबी जी, आप खुद क्यों आ गई? मुझे कह दिया होता। वो बुरी तरह शर्मिंदा होकर बोली। अरे नहीं, मैं क्यों नहीं आ सकती? काम तो मुझे था ना। वक्त के साथ उसमें आजिज़ी आ गई थी। जी क्या काम था बीबी जी? वो पूरी तरह मुतवज्जा होकर बोली। मुझे कुछ कपड़े खरीदने चलोगी मेरे साथ? उसने संजीदगी से पूछा। मैं चलूँ तो? मगर बीबी साहब जी से इजाज़त ली आपने? उसने हिचकिचा कर कहा। नहीं, उनसे तो नहीं ली। वो मासूमियत से सर नफ़ी में हिला कर बोली। शाजिया को उस पर टूट कर प्यार आया। बीबी आजी, आप फ़ोन कर ले उन्हें, उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ ये ठीक है, मैं पूछ कर आती हूँ, तुम तैयारी करो। वो उसे कहकर बाहर निकल आई और लाउंज की तरफ बढ़ने लगी। तभी बाहर से चौकीदार उसके पास आ गया। बीबी जी, बाहर कोई आसिम साहब है, साहब से मिलने आए हैं, उसने जल्दी से बताया। उन्हें कह दो साहब घर पर नहीं है, संजीदगी से कहती वो अंदर चली आई। पास ही डायरी भी पड़ी थी। उसने डायरी खोल कर देखी, सामने ही उसका नंबर था। उसने नंबर देखकर शेर अफगन को फ़ोन लगाया। शेर अफगन उस वक्त रास्ते में था। घर का नंबर देखकर वो परेशान हो गया और फ़ौरन फ़ोन उठाया। शेर अफगन, उसने फ़ौरन उससे पूछा। और मंतशा, क्या हुआ? खैरियत है सब? उसने सुकून का सांस खारिज करके पूछा। जी, वो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो शर्मिंदगी से बोली। उसकी बात पर शेर अफगन हौले से हंस दिया। मेरी अलमारी में लॉकर में चाबी पड़ी है, ड्रेसिंग रूम में एक लॉकर है, उसमें पैसे हैं, जितने चाहिए ले लो और ध्यान से जाना, सिक्योरिटी गार्ड को ले जाना, उसने ताकीद की। मंतशा ने सर हिला दिया। अल्लाह हाफिज़। उसने फ़ोन काट दिया और कमरे की तरफ बढ़ गई ताकि पैसे निकाल सके। लॉकर से पैसे निकाल कर दुपट्टे को अच्छी तरह अपने गिर्द फैला कर वो शाजिया के पास आई तो तैयार ही खड़ी थी। चलो, उसके चलने का कहकर वो ड्राइवर के पास आ गई जो कुर्सी पर पड़ा ओंग रहा था। बात सुनो, मुझे लकी वन माल जान ले जाओ, उसे कहकर वो गाड़ी में बैठ गई जो अलग थलग पोर्च में खड़ी थी। अरे अरे बीबी जी, ये साहब की गाड़ी है, वो किसी को चलाने नहीं देती, ड्राइवर बौखला कर बोला। मंतशा ने घूर कर उसको देखा और गाड़ी का फ्रंट डोर खोल कर बैठ गई। शाजिया को अपने साथ बैठने का कहकर उसने चौकीदार को गेट खोलने का कहा। चौकीदार ने गेट खोल दिया। अरे बीबी रुके, मुझे साहब जी नौकरी से निकाल देंगे। ड्राइवर बुरी तरह परेशान हो गया था। बकवास बंद करो और अपना काम करो। उसकी वो बुरी तरह डपट कर वो गाड़ी निकाल कर ले गई थी। ये बीबी तो लग रहा है हमको नौकरी से निकलवा कर रहेंगी। तौबा तौबा, कितनी तेज़ है, साहब कैसे इसको संभालता होगा। ड्राइवर ने कानों को हाथ लगाते हुए चौकीदार से कहा। उसकी बीवी है, जो मर्जी करे, तुम क्यों रोकता था उसे? चौकीदार ने उसे ही सुना दी। ड्राइवर ने घूर कर उसको देखा। तो साहब तो हमको सुनाएगा ना, अगर उसने हमको नौकरी से निकाल फेंका तो तुम का क्या जाएगा? रोज़ी रोटी से तो हम जाएगा ना। वो बुरी तरह मुंह फुला कर बोला। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, वो साहब कुछ नहीं कहते उसे। चौकीदार ने उसे समझा कर कहा। ड्राइवर मुंह ही मुंह बड़बड़ाता हुआ अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और दोबारा से खटराटे मारने लगा। करना कुछ है नहीं, मुफ्त की तोड़ रोटी मुफ्त की तोड़ देता है, चौकीदार ने मुंह बनाकर कहा। बीबी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। शाजिया बुरी तरह परेशान थी। मंतशा ने एक नज़र उसका चेहरा देखा
तुम क्यों इतना परेशान हो रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। गेर बदलते हुए उसने शाजिया को समझाया, बीबी साहब ये बहुत गुस्से वाले हैं, उनकी गाड़ी को कोई परिंदा तो पर नहीं मार सकता। उसने दोनों हाथ को मसलते हुए कहा, फिक्र से उसका बुरा हाल था। एकदम उनकी गाड़ी पर किसी ने फायरिंग की थी। मंतशा के कंट्रोल से गाड़ी निकल गई। उसने फौरन ब्रेक पर पाँव रखकर गाड़ी को रोका। जिस गाड़ी ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था उन्होंने दोबारा फायरिंग की थी। मंतशा ने सिर झुकाकर अपना बचाव किया, साथ ही शाजिया को भी कहा था। शाजिया सीट के नीचे भी मुसलसल काँप रही थी। गाड़ी के शीशे टूट गए थे, गाड़ी का बोनेट पूरी तरह मुतासिर हो गया था। वो लोग फायरिंग करते ही चले गए थे। मंतशा ने अपना झुका हुआ सर उठाकर जायज़ा लिया। कुछ ही देर में बेतहाशा रश हो गया था। सब उसकी गाड़ी के पास खड़े अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। मंतशा और शाजिया बुरी तरह काँप रहे थे। शेर अफगन, उसे फ़ौरन अफगन का ख्याल आ गया, मगर उसके पास मोबाइल नहीं था। मंतशा की जान सूली में अटक गई थी। एक तो उसकी गाड़ी बुरी तरह मुतासर हुई थी। प्लीज़ मुझे 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन दे दे, मुझे अपने हस्बैंड को फ़ोन करना है। रोते हुए मंतशा ने पास ही खड़ी एक औरत से कहा, जिसने फ़ौरन उसे मोबाइल उसको पकड़ा दिया। जी बाबा जान, सब सही जा रहा है। वो शाहनवाज के साथ लॉन में टहल रहा था, तभी उसके फ़ोन पर रिंग होने लगी। उसने देखा तो रॉन्ग नंबर था। उसने फ़ोन काट दिया और फिर से शाहनवाज की तरफ मुतवज्जा हो गया। शेर अफगन बेटे, मुझे कब से ज़हीर कह रहा है कि आपको बाकायदा रस्म कर देनी चाहिए। वो बेहद नरम मिजाज वाक़ हुए थे अपने दोनों भाइयों की बनिस्बत। शेर अफगन ने गहरी सांस भर ली। जी बाबा ज़रूर, मगर मैं चाहूँगा कुछ दिन बाद ये सब हो। वो उन्हें रोक कर बोला, मगर बेटा गुल अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी करना चाह रहे। तुम भी माशाल्लाह अच्छी जॉब पर हो, उसका बोझ उठा सकते हो। बेहद प्यार से गोया हुए। इससे पहले वो कुछ कहता, दोबारा मोबाइल की घंटी बजी। एक्सक्यूज़ मी बाबा। वो उनसे एक्सक्यूज़ करता साइड पर आ गया और फ़ोन उठाया। हेलो, उसने संजीदगी से पूछा। दूसरी तरफ से उसकी मेहरबान आवाज़ सुनकर मंतशा फूट फूट कर रो दी। उसके सब्र का पैमाना वहीं टूट गया। क्या हुआ मंतशा, तुम ठीक हो ना? वो बुरी तरह परेशान हो गए। नहीं प्लीज़ आप आ जाए अफगन, वो बुरी तरह रोते हुए बोली। मुझे बताओ तो मंतशा, कहाँ हो तुम? हुआ क्या है? वो बुरी तरह परेशान होकर बोला। मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ अफगन, उसने कहकर फ़ोन काट दिया। ये लड़की बहुत लापरवाह है। वो परेशानी से बड़बड़ाया और बाबा जान के पास आया। परेशानी से उसकी उतरी सूरत देख रहे थे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? वो उससे पूछने लगे। बाबा जान, एक इमरजेंसी है, मैं आपसे फिर बात करता हूँ इस बारे में। बाबा जान के हाथों पर हल्का सा दबाव डालकर वो कहता बाहर की तरफ बढ़ गया। अफगन, तो मैं उन्हें कहाँ हाँ कह दूँ, उन्होंने पीछे से कहा। अफगन को समझ नहीं आया क्या कहे। जी बाबा, वो वहीं से कहकर वो निकल गया। उन्होंने सुख का सांस भरा और अंदर बढ़ गए। मंतशा अंदर गाड़ी के अंदर बैठी बुरी तरह रो रही थी। आधा घंटा हो गया था पर अभी तक शेर अफगन नहीं आया था। आज उसने मौत को करीब से देखा था। शाजिया उसे चुप करवाने में लगी थी, मगर वो बुरी तरह सहम गई थी। बाला आखिर रेस ड्राइविंग के बाद वो पहुंच गया था। भागा हुआ उसके पास आया। मंतशा, ठीक हो ना तुम? वो उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला। वो उसको देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकी और उसे लगकर बुरी तरह रो दी। अच्छा बस रो मत, बताओ मुझे क्या हुआ? उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए पूछने लगा। रश छट गया था। वो कुछ लोगों ने हम पर फायरिंग की थी शेर अफगन, और आपकी गाड़ी, इतना कहकर फिर से रोने लगी। बेवकूफ़ लड़की हो तुम मंतशा, उसने बुरी तरह उससे डांटा। क्या तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए गाड़ी है? तुम ठीक हो? मुझे मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, गाड़ियाँ तो आती रहती है, उसको प्यार करके बोला। मंतशा ने बेहद बेयकीनी से उसको देखा। उसने गाड़ी का जायज़ा लिया और असद खान को फ़ोन किया। असद फ़ौरन इधर पहुंचा और गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए भेजा और जगह का बताकर उसने फ़ोन काट दिया और मंतशा को देखा। तुम्हें कहा था ना कि बॉडीगार्ड को लेकर जाया करो, मगर मजाल है जो तुम मेरी बात सुन लो। उसने उसको हल्का सा डांटा और खुद से लगाए जीप तक ले आया। शाजिया आ जाओ। पीछे से शाजिया को आवाज़ देकर वो बोला। उसे गाड़ी में बिठाया। फिक्र मत करो, तुम कुछ नहीं होगा। वो अब भी सिसक रही थी। शेर अफगन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बेहद प्यार से कहा और गाड़ी को घर की तरफ मोड़ लिया। शेर अफगन, अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। आंसू साफ करके वो बमुश्किल बोली। फिर भी तुम बच ही जाती। वो मुस्कुरा कर बोला। अब कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मैं लेकर जाऊँगा तुम्हें। उसने मंतशा को समझाया। मंतशा ने सर हिला दिया। सुबह ही सुबह अना ने सिकंदर हयात को फ़ोन मिला दिया, जो कमरे में बैठे अखबार देख रहे थे। उन्होंने फ़ोन को देखा जिस पर अना चमक रहा था। हाँ बोलो अना, कैसी हो? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। डैडी ठीक, आप सुनाए? खिड़की से पर्दे हटाकर वो मुस्कुरा कर बोली। बाहर का मंजर बेहद खूबसूरत था। बादल लगता था ज़मीन पर आ गए हो। मैं भी ठीक
कैसा ट्रिप गुजर रहा है आपका? वो प्यार से बोले, डैडी बहुत अच्छा। डैडी मुझे आपसे एक बात करनी थी। उसने बाहर देखते हुए कहा, हाँ जी बोलो बेटे। वो चश्मा उतार कर बोले, डैडी अब मेहरू के निकाह को काफ़ी अरसा हो गया है, अब कब की शादी की डेट फिक्स करनी है आपने? उसने संजीदगी से पूछा। बेटा वो तो वही लोग बताएंगे, उन्होंने संजीदगी से कहा। डैडी मैं कहना चाह रही हूँ अब आप लोग शादी करें, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। वो खिड़की पर पड़ी उस पर अपना नाम लिखते हुए बोली। तभी पीछे से हाशिम ने उसके नाम के साथ अपना नाम भी लिख दिया। उसने हैरत से मुड़कर देखा, जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अना ने उसे घूरा और उसके बाजू से निकलकर साइड पर हो गई। ठीक है बात करता हूँ, अलबत्ता तुम्हारी भी साथ ही रस्म हो जाए, अच्छा होगा। उन्होंने फिर से वही बात छेड़ दी। अना ने एक नज़र हाशिम को देखा, जो खिड़की से टेक लगाए दोनों हाथ बांधे उसी को देख रहा था। नहीं नहीं डैडी, मेरी क्यों? उसने आहिस्ता से पूछा। क्योंकि हम तुम्हारे फ़र्ज से भी सबकदोश होना चाहते, उन्होंने संजीदगी से कहा। ओके पापा। उसने सर हिलाकर फ़ोन काट दिया और हाशिम को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाने उचका कर बोली। बस यूं ही तुम लोगों को ब्रेकफास्ट का कहने आया था। वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छा हम लोग बस आ रहे हैं। उसने सर हिला दिया। वो सर हिलाता बाहर निकल गया। अना ने ठंडी सांस भरी और अफसोस से उसको जाता देखने लगी। अना तैयार होकर उन दोनों का इंतजार करने लगी, जो मुंह पर जाने क्या क्या रगड़ रही थी। बस भी करो, नाश्ता करने जा रहे या किसी की शादी में जाना है? अना सख्त झुंझला कर बोली। दोनों ने उसे घूर कर देखा। खुद तो तुम्हारे अंदर कोई बूढ़ी रूह समाई हुई और हमें भी अपनी तरह बनाना चाहती हो तुम, केथी ने चिढ़कर जवाब दिया। रुबाब ने भी सर हिला दिया। सही कह रही केथी। अना ने शाने उचकाया। और जब दिल करे आ जाना, मैं जा रही हूँ। अना ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। ग्रे शर्ट जिस पर दिल बना था, ब्लैक जीन्स, उस पर रेड कोट पहने वो हकीकतन बहुत अच्छी लग रही थी। रेड लिपस्टिक लगाया और रेड हील पहने वो बिल्कुल तैयार थी। उसने साइड टेबल पर बड़ा बैग उठाकर उन दोनों को आबरू उठाकर देखा। आ रहे हो? उसने केती और रुबाब को देखकर कहा। रुबाब हिजाब कर रही थी और केती लिपस्टिक लगा रही थी। नहीं तुम जाओ, हम आ जाते, उसने हौले से कहा और फिर से अपने काम में लग गई। अना बाहर निकल गई। उसने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की के पास हाशिम को देखा तो खुद भी वहीं आ गई। साहिल मेज पर हल्का सा कहानियाँ जमा उसकी तरफ झुका फ्लर्ट कर रहा था। अन्ना ने दांत पीसते हुए जरा तंजिया मुस्कुराहट सजा के उसके कंधे पर हल्के से हाथ लगाकर हिला। तुम वाकई किसी चांद की तरह खूबसूरत हो, पाकिस्तान की तो लड़के तुम्हारी टक्कर की ही नहीं। हाशिम हंसते हुए उसकी तारीफ कर रहा था जब एकदम से अपनी पुष्ट पर किसी के हाथ महसूस हुआ। शायद कोई ये वो उससे हंसकर कहता। जो ही मुड़ा अल्फाज उसकी ज़बान पे ही दम तोड़ गए थे। तब तुम वो पेशानी पर आते पसीने को साफ करके ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोला। अना ने खुदनी नज़रों से उसे देखते रिसेप्शन पर बैठी लड़की की तरफ इशारा किया। ये पता नहीं, मैं तो इसे कह रहा था कि बस हम आज चले जाएंगे। उसने फ़ौरन खुद को संभाल कर कहा। हाँ झूठ तुम कह रहे हो, मैं खुद बहुत खूबसूरत। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुंह पर हाथ रखकर हैरत से कहा। झूठी? मैंने कब कहा भला? हाशिम ने फ़ौरन मकर किया। अच्छा अभी बताती हूँ। उस लड़की ने अपने पास पड़ा डंडा उठाकर उसको दिखाया, जो अना को बेचारगी से देख रहा था। इससे पहले कि वह हाशिम पर तशद्दुद शुरू करती, हाशिम अना का हाथ थाम कर बाहर भाग गया था। रिसेप्शन पर बैठे लड़की हंस दी और अपने काम में लगी। शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों को छेड़ते हुए? पुल पर चलते हुए अना ने उसको शर्म दिलाना चाहिए। उसने खिसिया कर हाँ बाल ठीक किए। बस खूबसूरत लड़कियों को देखकर खुद ही ज़बान फिसल जाती, वरना तुम्हारी कसम जो तुम्हारे सिवा किसी को जी भर कर भी देखा हो। फ़ौरन बोला था। अना ने तीखी नज़रों से उसको देखा। सब पता है मुझे, तुम हो ही ठरकी। इतना कह के वो तेज़ तेज़ चलने लगी थी। अरे यार, नाराज़गी अपनी जगह, मगर ये तेज़ी से चलने वाली बात मुझे समझ नहीं आती। साहिल बेहद पर हौले से खुजली करते सोच अंदाज में बोला। अना ने अपना भारी भरकम बैग उठाकर उसके सर पर मारा। जालिम लड़की, मोहब्बत करता हूँ तुमसे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार ही डालो, वो चिढ़ कर बोला। अना हौले से हंस दी और उसकी हंसी के जलते रंग हाशिम को अपने इर्द गिर्द महसूस हो रहे थे। वो भी हौले से मुस्कुरा दिया। करीब ही ढाबा आया था। केती और रुबाब कहाँ? हाशिम को एकदम उन दोनों की याद आई थी। हाँ वो तैयार हो रही थी, मैं ही उन्हें छोड़कर आ गई, बहुत भूख लग रही थी। वो सर पर हाथ मार कर बोली। बेवकूफ़। वो चिढ़ गया और रुबाब को फ़ोन लगाने लगा। दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। कहाँ हो तुम दोनों?
हम दोनों भी तुम्हारे साथ थे, मगर शायद तुम लोग भूल गए। रुबाब की तंज़िया आवाज़ स्पीकर से उभरी थी। आई एम रियली सॉरी, तुम लोग कहाँ हो? अब हाशिम फिक्रमंदी से गोया वो हम लोग पुल पर है। उसने संजीदगी से जवाब दिया। हाँ बस वहाँ से सीधा आ जाओ, सामने ही ढाबा होगा, वहाँ है हम। हाशिम ने संजीदगी से कहा और फ़ोन काट दिया। क्या हुआ, कहाँ थे वो लोग? अना ने तफक्कुर से उसका चेहरा देखते हुए कहा। यहीं आ रहे, तुम छोड़ो। वो मुस्कुरा कर बोला। ओए छोटे, इधर आओ। हाशिम ने दूसरे लोगों को नाश्ता देते छोटू को बुलाया। जी वो 5 मिनट बाद ही उनके पास मौजूद था। 8 नान और चने ले आओ, उसने ऑर्डर करवाया और अना को देखने लगा। एक मिनट, ये 8 नान इतने तुम खुद खा हो जाओगे? पेटू, अना की आंखें हैरत की ज्यादती से फटने के करीब थी। ओए अल्लाह की मानो लड़की, ये तो मैंने केती और रबाब के लिए मंगवाई। वो कानों को हाथ लगाकर बोला। अना कहकर मार के हंस दी। नहीं, अब तो तुम पेटू ही हो, वो हंसकर बोली। हाशिम भी हंस दिया। तुम्हारी तरफ से दिया गया हर लक़ब मुझे पूरे दिलो जान से कबूल है। वह आंखों में अना के लिए मोहब्बत समाये नरमी से गोया हुआ। जाने क्यों उसे पल अना को लगा जैसे वो खुद पर जब्त का पहरा मजीद न निभा सकेगी। उसे हौले से सर हिला दिया, जबकि हाशिम ने उसको देखते ही अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। अस्सलाम अलैकुम, कैसी हो मिसेस हसन? सिकंदर हयात हमारा इस वक्त फैज़ान के घर बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे? सिकंदर भाई और दोनों बेटियां कैसी है? वो मुस्कुरा कर बोली। दोनों ठीक है मिसेस हसन, हमें आज आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हमारा सहज सहज कर कहा। जी जी कहिए, क्या बात करनी है भाभी? मिसेस हसन गौर से उनकी बात सुनते हुए बोली। हम चाहते कि अब आप फैज़ान और महर की शादी कर दी जाए, जबकि अना और असफ़ार का निकाह, ताकि दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़े। अमारा ने सिकंदर हयात को देखते सहज सहज कर कहा था। मिसेस हसन के चेहरे पर एक अजीब सा रंग आया था जिसको वो कोई नाम न दे सके थे। जैसा आप कहे बताते, हम तब की शादी की डेट रख लेते हैं। मिसेस हसन ने होठों पर मुस्कुराकर कहा। आप और भाई आ जाए और डेट फिक्स कर जाए। सिकंदर हयात ने संजीदगी से कहा। जी ठीक है, इंशाल्लाह कल आऊँगी। मेरी दोनों शहजादियों को तैयार रखना आप। वो मुस्कुरा कर बोली। उनकी बात पर सिकंदर हयात और अम्मारा भी मुस्कुरा दी। चले मैं ज़रा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दूँ, फिर इकट्ठे खाएंगे। वो मुस्कुरा कर बोले। अरे नहीं नहीं, रहने दे, फिर कभी। सिकंदर हयात ने फ़ौरन इनकार किया था। जाने क्यों इस पल अना को लगा था जैसे वो खुद पर जब्त का पहरा मजीद न निभा सकेंगी। उसने हौले से हाशिम उसको देखती। भाई प्लीज़ आज तो खाकर ही जाए। उन्होंने जब ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो सिकंदर हयात और अम्मारा को मानते ही बनी थी। हनी, मैं तुम्हें कहा था ना कि ड्राइवर और गार्ड को साथ लेकर जाया करो, फिर अकेली क्यों गई तुम? वो कदरे नरमी से मंतशा से पूछ रहा था। गरम गरम सयाल मादा मंतशा के रुखसार को भिगो गया था। हाँ, रोना नहीं, जो पूछा है वो बताओ। मंतशा का चेहरा नरमी से ऊंचा करते हुए संजीदगी से बोला। मुझे नहीं पता, ऐसी सूरत हाल में पेश आ सकती है। कांपते हुए महज इतना ही बोली। अच्छा बस ठीक है, अब खामोश हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। हौले से उसका हाथ थपक कर वो खड़ा हो गया। जानती हो कितनी रेस ड्राइविंग करता हुआ आया हूँ? डरा दिया था तुमने आज। वो पुरशिकवा नज़रों से उसको तकता हुआ बोला। मंतशा की जान अब तक सूली पर अटकी हुई थी। आपकी इतनी महंगी और पसंदीदा गाड़ी का कितना बुरा हाल कर दिया मैंने। अब आप मुझे मारेंगे तो नहीं? वो कांपते हुए बोली। वो मुस्कुरा दिया। पागल हो तुम पर हाथ उठा सकता हूँ क्या? वैसे भी औरतों पर हाथ उठाने को बुज़दिली समझता हूँ। वो मर्द नहीं जो औरत पर हाथ उठाए। अफगन ने अपने ख़यालात का इजहार शान उचका कर कहा। मंतशा का दिल सुकून से भर गया। अच्छा अब चलो, मैं चलता हूँ तुम्हें शॉपिंग के लिए। शेर अफगन ने पेशकश की, जिस पर उसने सख्ती से नफ़ी में सर हिला। मैं नहीं, आप खुद ले आए, मैं नहीं जाऊँगी। उसने फ़ौरन इनकार किया। वो हौले से मुस्कुराया। अब कोई समझ कुछ नहीं कर सकता। जब तुम मेरे साथ हो तो बिल्कुल फ़िक्र ना किया करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। वो मुस्कुरा कर बोला। मंतशा ने सर झुका दिया। अच्छा खैर, फिर भी बाहर चहलकदमी करने जा रहा हूँ, फिर आकर बात होती है। वो मुस्कुरा कर कहता बाहर निकल गया। मंतशा ने गहरी सांस भरकर उसको जाते हुए देखा। आज उसे मौत अपने सर पर मंडलाती हुई महसूस हुई थी। जरशाले को जवार शहर की हवेली में ले आता जो अब्बीजान ने उसके लिए बनवाई थी। हवेली में कई मुलाजिम थे जो हवेली की देखभाल करते थे। अब्बी जो ही जवार शाह की जीप हवेली के अंदर आकर रुकी, तमाम मुलाजिमिन
कतार में खड़े होकर उसको इश्तियाक से देखने लगा। आज इतने अरसे बाद वो आज आया था अपनी बीवी और जरशाले के साथ और अपने बेटे के साथ। सब उसको देख रहे थे। सलाम शाजी, सब ने उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम फरजाना, ये जरशाले से बैग ले लो और ड्रेसिंग रूम में कपड़े सेट कर दो, वो संजीदगी से कहता जरशाले का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। जरशाले की गोद में अजहद था जो सोया हुआ था। साहब अब आप यहीं रहेंगे? अब फरजाना कदरे खुश होकर बोली, बेटा तुमसे कहा है इतना करो। जवार शाह ने उसको डपट दिया था, उसको लेकर अंदर चला गया। उन्होंने तो आते ही सुनाना शुरू कर दिया। सब मुलाजिमों में खुसर फुसर शुरू हो गई थी। शर्म नहीं आती? हम दोनों को वहीं छोड़ते हुए रुबाब आते ही शुरू हो गई थी। चलो हमें नहीं आती, तुम्हें तो आती है ना, बस बात खत्म। हाशिम ने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी थी। फॉर गॉड सेक हाशिम, अना को समझाना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था इसे। रुबाब हाशिम के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान होती हुई बोली, रुबाब इतनी बड़ी बात नहीं हुई पहुँच गए हैं ना हम फिर? कहती ज़रा सख्ती से बोली, मुश्किल देखी थी कितनी मुश्किल से आए हैं हम। रबाब का बस नहीं चल रहा था, क्या करे। अच्छा बस, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हाशिम ने उसे टोक दिया। रबाब खामोश हो गई थी। अना लो ना। हाशिम ने उसे खामोश देखा तो बेचैन हुआ था। बस सामने एक बड़ी कॉफ़ी का कप मुंह से लगाते हुए संजीदगी से बोली। हाशिम खामोश हो गया। चलो लड़कियों बस उठ जाओ, शॉपिंग करनी है। हाशिम ने सबका मूड अच्छा करने की खातिर पूछा, हाँ ज़रूर, मैं तो ज़रूर करूँगी और अपनी फैमिली के लिए भी करूँगी। कहती एक्साइटेड होकर बोली, हाँ क्यों नहीं, बल्कि आज की शॉपिंग सबके लिए मेरी तरफ से। हाशिम ने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की। वाह, ये और अच्छी बात है, हमारे पैसे बच गए। कहती हंसकर बोली। हाशिम मुस्कुरा दिया। वो चारों मॉल रोड के लिए पैदल ही निकल आए थे। दोपहर का वक्त था, आसमान फूलों से पाक था। रात के वक्त बर्फबारी हो जाती थी, अलबत्ता ठंडी ये हवा चल रही थी। अना हाशिम का साथ चल रही थी और खामोश थी। क्या हुआ अना, खामोश क्यों हो? हाशिम ने हौले से पूछा। यूं ही, बस आज निकलना है घर के लिए, काफ़ी दिन हो गए, अब मुझे केस को भी देखना है, उसने संजीदगी से बताया। सही, उसने सर हिला दिया। मेरी भी परसों फ्लाइट है, तभी आज ही निकलना है, हाशिम ने भी बताया। कुछ दूर आके वो मॉल रोड पहुंच गई, जहां पहले ही बहुत रश था। स्टॉल्स पर कई लोग खड़े चीज़ें खरीद रहे थे। हाशिम और अना एक स्टॉल की तरफ आगे जहां परफ्यूम पड़े थे। हाशिम ने एक परफ्यूम उठाकर चेक किया और ख़रीद लिया। अना ने आगे जाकर स्टॉल खरीदे और वहीं खूबसूरत शर्ट पड़ी थी। महंगे महंगे सूट अना ने महरू के लिए और मंतशा के लिए नफीस से कढ़ाई वाले से सूट खरीद लिए और सिकंदर हयात के लिए एक परफ्यूम, अम्मारा के लिए भी सूट। अब वो अफगन के लिए देख रही थी क्या खरीदे। उसने अफगन के लिए खूबसूरत सी सिल्वर रेस्ट वॉच और परफ्यूम खरीद लिया और वही चीज़ फैज़ान के लिए भी। हाशिम ने नज़र बचाकर उसने हाशिम के लिए भी एक खूबसूरत सी कमीज, शलवार अजरक खरीद लिया। सामान लेकर वो हाशिम का इंतज़ार करने लगी, जो अपनी मम्मा और रबाब के लिए ख़रीद रहा था। साथ केती और रबाब को भी शॉपिंग करवा रहा था। कुछ देर बाद वो सब मुख्तलिफ जगह पर जमा हुए। चलो अब आप लोग तैयारी करके रखना, रात निकलना, हाशिम ने सबको कहा। वो तीनों उसके साथ होटल की तरफ मुड़ गए। रात वो सब घरों को निकल आए थे। हाशिम ने टिकट करवा ली थी और रेंट पर ली हुई गाड़ी वापस कर दी थी। हाशिम ज़बरदस्ती अना के साथ बैठ गया था। कहती है, रुबाब आगे की सीट पर बैठी थी। तुम हर वक्त मेरे साथ क्यों रहते हो? रुबाब को बुरा लगता है। अना ने बाहर देखते हुए उससे शिकवा, लगता है तो लगने दो, तुम मेरी हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा तो किसके साथ रहूँगा? हाशिम ने मुस्कुरा कर कहा। अना ने सर आह भर कर रह गई। तुम्हें पता है, मैंने सोचा हनीमून पर हम तुर्की जाएंगे। वो एक्साइटेड होकर बोला। अना हौले से मुस्कुरा दी। बिल्ली की छिचड़ों के ख्वाब, वो हाशिम को छेड़ने की खातिर बोली। हाशिम ने तीखी नज़रों से उसे घूरा। बिल्ली नहीं, बिल्ला। उसकी बात पर अब अना ने उसको घूर कर देखा। वो दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा दिया। कराची एयरपोर्ट पर उतरकर हाशिम और रुबाब को लेने ड्राइवर आ चुका था, जबकि अना और कैथी को लेने भी आना था। तुम लोग चलो हमारे साथ। अना, इस वक्त कैसे जाऊंगी अकेले? हाशिम उसके साथ उस तक पूरी तरह खोल उठा था। कम मान, फिक्र ना करो, चले जाएंगे, जाते ही तुम्हें बता दूंगी। अना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। नहीं अना, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, हमारे साथ चलो। उसकी जिद के आगे बाल आखिर अना को हथियार डालने पड़े। बहुत तंग करते हो तुम, अना ने मसनूई गुस्सा मुँह फुलाकर कहा। तंग नहीं, ख्याल करता हूँ अना जी, वरना कुछ लोग तो ऐसी खैर के लिए तरसते। रुबाब ने तंज करना ज़रूरी समझा था। वो तीनों पीछे बैठ गए, जबकि हाशिम आगे। 15 मिनट के सफ़र के बाद वो लोग पहुँच गए थे। थैंक यू हाशिम, अना ने मुस्कुरा कर कहा। उसने सर हिला दिया। अना कैथी के साथ अंदर चली गई तो हाशिम के ड्राइवर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा ली थी।
आज की किस्त आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटे।